ये सर्वाइवर बायस केवल आपकी परीक्षा की तैयारी, केवल नौकरी पाने की कोशिश, केवल रोजगार पाने की कोशिश, केवल स्टार्टअप करने की कोशिश पर ही लागू नहीं होता, ये पॉलिसी मेकिंग पर भी लागू होता है। इस सर्वाइवर बायस के कारण वे टॉपर्स जो कि संस्कृति स्कूल से पढ़कर गए, जो सेंट स्टीफन से पढ़कर गए, जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, उनके द्वारा बताई गई रणनीति को वे लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे जिनके पास वह पृष्ठभूमि नहीं है। अंततः क्या होगा? अंततः यह जो मार्जिनलाइज सेक्शन है और मार्जिन पर चला जाएगा, क्योंकि आपने अपनी रणनीतियां अपने अनुसार नहीं बनाई। हम लोगों ने लगातार पूरे के पूरे समुदाय के बारे में ये राय बनाई कि बाकी लोग शायद कामचोर हैं, मेहनत नहीं करते, इसलिए वो सफल नहीं हुए, वरना देखो अम्बेडकर तो हुए सफल। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। द्वितीय विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बॉम्बर प्लेन्स को लेकर मित्र देशों के मन में कुछ संदेह आ रहा था। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि उस प्लेन में क्या कमजोरी है, और ऐसा करने के लिए उन्होंने ये करना तय किया कि जो बॉम्बर प्लेन्स जाते थे और बम गिराने के बाद वापस आते थे तो उनके डैमेजेस का अध्ययन करते थे, ताकि पता लग सके कि इस प्लेन में कहाँ कमजोरी है। यह इंसिडेंट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसमें एक इनहेरेंट गलती है, और जिस बात का अंदाजा इस सेना के रिसर्चर्स को बाद में हुआ। गलती यह है कि वे जिन प्लेन्स का अध्ययन कर रहे थे कि उनमें कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से उनके किन किन हिस्सों में क्या डैमेज होता है, वे प्लेन्स सारे के सारे वे प्लेन्स थे जो कि बम गिराने के बाद वापस आते थे, यानी कि बचे हुए प्लेन्स थे। वे प्लेन्स जिन्हें ज्यादा डैमेज हो रहा था वो तो वापस ही नहीं आ रहे थे, वो गिर जाते थे, नष्ट हो जाते थे। ये जो पद्धति है जिसमें हम सीखने के लिए उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो चीजें बच जाती हैं या सफल होती हैं, आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। ये क्यों जरूरी है इसे समझिएगा। यह सामान्यतः सर्वाइवरशिप बायस या सर्वाइवर्स बायस कहलाता है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सफल होने की कोशिश में आसपास की चीजों पर का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, किसी नौकरी की तलाश में हो, या अपना ही एंटरप्राइज बनाने की तलाश में हो और इस कारण आप कोशिश कर रहे हो किसी स्टार्टअप के लिए, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे कोशिश कीजिएगा कि आप अंत तक देखें, क्योंकि जो हो रहा है चारों तरफ उसे समझिए। मसलन अगर मान लीजिए आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप सिविल सेवा में आना चाहते हैं, या राज्य की सिविल सेवा या किसी सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, और आप उसके लिए रणनीति बनाने बैठते हैं, तो रणनीति बनाते समय आप किसके विचारों पर ध्यान दे रहे हैं? या समाज में नई नई फिल्में आ रही हैं, मसलन आपने लोगों ने 12th फेल अभी हाल में देखी होगी, एस्पिरेंट्स के सीजन्स देखे हैं, अन्य बहुत सारी सामग्री जो है वो इंटरनेट पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर और सिनेमा हॉल्स पर आई है। इन सभी में आपको एक विशेष चीज सामान्यतः दिखाई देगी, और वह यही है कि जो लोग सफल हो गए उनसे आप ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या गलतियों से बचना है। फिर से वही चीज जिसे हमने सर्वाइवर्स बायस कहा था, यहां आपको दिखाई दे रही। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि आप इस जाल में न फंस जाएं कि आप सर्वाइवर बायस के हिसाब से तय करने लगे, इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि हम सर्वाइवर्स बायस कह कैसे रहे हैं। किसी किसी जगह पर इसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। इसका मूलतः मतलब है कि वे गलतियां जब हम केवल उन चीजों पर फोकस करते हैं जो चीजें बच गई हैं, और उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो चीजें दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में नष्ट हो गई थी, जबकि जो चीजें नष्ट हुई थी उनके पास शायद सिखाने के लिए आपके पास आपको सिखाने के लिए कुछ ज्यादा चीजें होंगी। मसलन एक रोचक से उदाहरण से बात करते हैं। आपने बुजुर्गों को, सीनियर्स को, अपने दादाजी को, अपने पिताजी को ये कहते हुए अक्सर सुना होगा
कि वही पुरानी चीजें बड़ी मजबूत होती थी। और ऐसा अक्सर होता है कि आप कभी किसी घर के पुराने सामान को देख रहे हैं, कुछ सामान को देख रहे हैं, उसमें कोई एक बहुत पुरानी सी कोई चीज मिल जाए, कोई पुराना चाकू मिल जाए, कोई पुराना औजार मिल जाए, और उसे देखकर अक्सर आपको दिखाया जाएगा कि देखिए पुरानी चीजें, अंग्रेजों के जमाने की चीजें, बहुत पुरानी चीजें कितनी मजबूत हुआ करती थी, और आजकल की चीजें तो कमजोर होती है, जल्दी नष्ट हो जाती है। और सुनने में बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि वो एक चीज है जो 75 साल पुरानी है, 70 साल पुरानी है और आपके हाथ में। लेकिन ये 75 साल और 70 साल वाली वह चीज जो अब तक बच गई, वो तो सर्वाइवर है। कितनी सारी दूसरी चीजें होंगी जो दरअसल नष्ट हो गई और अब तक नहीं पहुंची। तो आप किसे ड्यूरेबल मान रहे हैं? आपकी ड्यूरेबिलिटी उन नष्ट हुई चीजों की बजाय किस चीज पर आधारित हो गई? सर्वाइवर पर आधारित हो गई। और इस कारण आपका मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, कोई चीज कितनी मजबूत है, कितनी समय तक चलने वाली है, टिकाऊ कितनी है, इसके बारे में आपकी राय बची हुई चीजों के आधार पर, चाहे वे चीजें थोड़ी सी क्यों ना हो तय हो रही है। और उन बहुत बड़ी संख्या में चीजें जो नष्ट हो गई उनके आधार पर नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ना तो आपको वर्ल्ड वॉर के प्लेन्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं और ना ही ड्यूरेबल चीजों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपकी तैयारी, चाहे यह तैयारी किसी स्टार्टअप को सेट करने की तैयारी हो, चाहे ये किसी सिविल सेवा या अन्य परीक्षा की तैयारी हो, उसमें कैसे आप केवल सरवाइव किए हुए, सफल हुए चंद लोगों की कहानियों के आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति बनाते हैं, और सफलता कैसे होगी, असफलता से कैसे बचना है, इसके बारे में तय करते हैं। उसमें जो सर्वाइवरशिप बायस है, जिसकी वजह से आपकी रणनीति, आपकी व्यक्तिगत रणनीति गलत बनती है, उस पर इशारा कर रहा हूं। ना कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि पुरानी चीजों के टिकाऊ होने पर यकीन न करें, ना मैं ये बता रहा हूं कि विश्व युद्ध के दौरान उस जो प्लेन था उसमें कौन सी गड़बड़ थी। ये आपके मतलब की बात है। पिछले कुछ सालों तो नहीं, कुछ महीनों से मुझे लगातार अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में उन आयोजनों में जाने का अवसर मिला है जिसे वे एंटरप्रेन्योरशिप सेल या स्टार्टअप सेल के आयोजन कहते हैं, जिसमें ये समझाने की कोशिश की जाती है कि स्टार्टअप कैसे बनाए जाएं और अच्छे स्टार्टअप कौन से होंगे। और उसमें स्वाभाविक है कि एक मेला सा लगता है जिसमें अलग अलग स्टार्टअप अपने आप को दिखाते हैं, और अधिकांशतः वे स्टार्टअप होते हैं जो बचे रह गए हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया में जो 4 स्टार्टअप, 10 स्टार्टअप या 50 स्टार्टअप बचते हैं, उनको लेकर एक पूरा उत्सव होता है, सेलिब्रेशन होता है, विदाउट रियलाइजिंग कि 99% ऑफ द स्टार्टअप्स एक्चुअली फेल। क्या इन असफल हुए स्टार्टअप्स के पास आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं है? क्या आपकी रणनीति उन 1% बच गए स्टार्टअप्स के आधार पर ही बननी चाहिए? अगर हां, तो स्वाभाविक है कि रणनीति एक अच्छी रणनीति नहीं होगी, क्योंकि अधिकांशतः तो फेल हो रहे हैं। इसलिए हम अपनी रणनीति बनाते समय केवल चंद सफल चीजों, बच गई चीजों के आधार पर न बनाएं, यह बेहद जरूरी बात है। वरना इसके बिना आपकी स्ट्रेटेजी फ्लॉड स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि आपने उस सैंपल को ही गलत लिया है जिसके आधार पर आपने अपनी रणनीति बनाई थी। मूलतः यह रिसर्च से आई हुई शब्दावली है, सर्वाइवर्स बायस। लेकिन आप भूल जाते हैं कि दरअसल बहुत बार जो लोग सफल हुए, टॉपर्स, उनके स्ट्रैटेजी वीडियोस आप देख रहे हैं, अगर आप गंभीरता से उसका विश्लेषण करें, और पिछले 20 साल से मैं इस प्रक्रिया में हूं और मैं देखता हूं, और मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, आप यकीन कर सकते हैं तो करिए, वो ये कि जो लोग सफल हुए, टॉपर बने, और वे लोग जो सफल नहीं हुए, उनके बीच में बहुत बड़ा रणनीतिक अंतर दरअसल नहीं है। दरअसल रणनीतिक अंतर बहुत बार नहीं ही हो रहा। सफल होने वाले व्यक्ति की
सफलता के पीछे अनिवार्यतः उसकी रणनीति नहीं है। बहुत बार तो कई ऐसी चीजें हैं, मसलन वे किन परिस्थितियों से आए, क्या यूनिक सर्कमस्टेंसेस उन्हें मिले, उनका एक्सटर्नल सपोर्ट बेस क्या था। कई बार तो वह चीज जिसे आप लोग भाग्य कहते हैं, लक, 4 ही सवाल करके गए, उनमें से 3 तैयारी करके गए, उनमें से 3 आ गए, वह भी। लेकिन क्यों हम ऐसा करते हैं कि हम जो चीज बच गई, जो सफल हैं, जो टॉपर हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं अपनी रणनीतियां बनाने में, और जिसकी वजह से दरअसल आपकी रणनीति गलत भी बनती है। और क्यों उनको भूल जाते हैं जो कि सफल नहीं हुए? उसका मूल वजह यह है कि हमारा समाज, जो जीता तो वो सिकंदर, इस अजीब से सिद्धांत पर चलता है, जिसका मतलब देयर इज अ स्टिग्मा अराउंड फेलियर्स एंड चैलेंजेस इन आवर सोसाइटी। We need to normalize failure. I've been saying it in video after video. We need to actually normalize, जिसे हम फेलियर कह रहे हैं, असफलता कह रहे हैं, उसे। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जिस पे एक पूरे लंबे वीडियो की जरूरत थी कि मैं आपसे ये कहूं कि केवल सफल लोगों की तरफ मत देखिए, असफल लोगों की तरफ भी देखिए। उसकी वजह यह है कि जब हम रणनीतियां बनाते हैं, रणनीति की जरूरत क्यों पड़ती है? आप सफल होना चाहते हैं, आज से 15 महीने के बाद, 16 महीने के बाद, जो भी आपने समय रखा हुआ है, उसके बाद आपकी एक मुख्य परीक्षा होने वाली है, आपकी, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए आपको रणनीति की जरूरत है, और ये सब चीजों पे लागू होता है। परीक्षा में केवल आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूं। तो आपको क्या करना होता है? आपको अपने रिसोर्सेज देखने होते हैं कि आपके पास क्या क्या संसाधन है, आपके पास कितनी जगह है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना समय है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास कितना परिश्रम करने की क्षमता है। ये सारे रिसोर्सेज हैं, और आप एक पर्टिकुलर जगह पर जाना चाहते हैं। रिसोर्सेज चाहे आप किसी भी व्यक्ति की स्थिति लें, उसके पास रिसोर्सेज हमेशा हमेशा लिमिटेड होते हैं। असीमित रिसोर्सेज किसी के पास नहीं होते। तो आप क्या करते हैं? आप इन रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, और यहां आप वह गलती करते हैं जो सर्वाइवर बायस के कारण आती है। आप गलत एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, क्योंकि किस चीज को कितना समय देना है, किस चीज को कितने संसाधन देने हैं, कितना पैसा किस पे लगाना है, किस चीज पर कितने संसाधन खर्च करने हैं, ये तय करने का आधार आप उन कहानियों के आधार पर लगाते हैं जिन्हें हम सक्सेस स्टोरीज कहते हैं। अमुक व्यक्ति सेलेक्ट हुआ, उसने ये कहा कि वह 4 घंटे प्रीलिम्स की अमुक पेपर की तैयारी करता था। आपने कहा ठीक है, जितने 10 घंटे मेरे थे उसमें से 4 घंटे मैं दे दूंगा, क्योंकि जो सफल हुआ था वो 4 घंटे इसमें करता था। क्या किया आपने? आपने जो सफल हुआ था उसकी रणनीति को कॉपी करने की कोशिश की, पहली बात। दूसरा, आपने ये चुनने के लिए कि आपके किसको फॉलो करेंगे, किसे नहीं, इसमें आपसे गलती हुई कि आप सर्वाइवर बायस के मारे हुए थे। आपने सफल व्यक्ति की रणनीति को असफल व्यक्ति के असफल होने की सही रणनीति की तुलना में ज्यादा महत्व दिया, और इस कारण आपका रिसोर्स एलोकेशन जो था वह फ्लॉड रहा। फिल्में जब बताती हैं कि एक अमुक व्यक्ति ने मेहनत की और वह सफल हो गया, वे अक्सर भूल जाती है कि उतनी ही मेहनत करने वाले हजारों दूसरे और विद्यार्थी भी थे, और वे सफल नहीं हुए थे। ना तो उनके परिश्रम में, ना उनकी कमिटमेंट में, ना उनकी इच्छा में, किसी चीज में सफल व्यक्ति की तुलना में कोई विशेष कमी नहीं थी। इंडिविजुअल सिचुएशंस थी जिनकी वजह से एक व्यक्ति सफल हो गया और 99 लोग सफल नहीं हुए। ये सर्वाइवर बायस केवल आपकी परीक्षा की तैयारी, केवल नौकरी पाने की कोशिश, केवल रोजगार पाने की कोशिश, केवल स्टार्टअप करने की कोशिश पर ही लागू नहीं होता, ये पॉलिसी मेकिंग पर भी लागू होता है। बहुत बार सरकारें पॉलिसी मेकिंग इसी तरीके से करती है। आप जानते हैं, किसी टीम ने किसी खेल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पता लगा उस खेल के लिए एलोकेशन बढ़ गया। अब ये एलोकेशन जाहिर है कि उस ऐसे खेलों से निकाल कर दिया गया जिन खेलों में कोई, मान लीजिए पिछले साल 2 साल में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं आई थी। क्या हो रहा है? सर्वाइवर बायस हो रहा है। इस सर्वाइवर बायस के कई महत्वपूर्ण इंप्लीकेशंस हैं। सर्वाइवर बायस
हमेशा मेन स्ट्रीम ग्रुप के पक्ष में होता है। यदि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो इस देश में बहुत पॉपुलर है, ऐसे में कोई क्रिकेटर या कोई एक पर्टिकुलर क्रिकेट टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारा और धन उसी खेल में जाने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो मुख्य धारा है उसको और ज्यादा संसाधन मिल जाते हैं, और जो मार्जिनलाइज्ड है, जो हाशिए के वर्ग हैं, उनके लिए यह जो संसाधन थे वो और सीमित हो जाते हैं। बिल्कुल यही स्थिति आपकी तैयारी के दौरान भी होगी कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, जो महिलाएं हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं, इस सर्वाइवर बायस के कारण वे टॉपर्स जो कि संस्कृति स्कूल से पढ़कर गए, जो सेंट स्टीफन से पढ़कर गए, जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, उनके द्वारा बताई गई रणनीति को वे लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे जिनके पास वह पृष्ठभूमि नहीं है। अंततः क्या होगा? अंततः यह जो मार्जिनलाइज सेक्शन है और मार्जिन पर चला जाएगा, क्योंकि आपने अपनी रणनीतियां अपने अनुसार नहीं बनाई। यह सामान्यतः इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो सर्वाइवर बायस है, यह इंडिविजुअल कहानियों पर ज्यादा जोर देता है। यह मानकर चलता है कि सफलताएं व्यक्तिगत श्रम, व्यक्तिगत कमिटमेंट, व्यक्तिगत तैयारियों और मेहनत से आती हैं। यह भूल जाता है कि कुछ सिस्टमिक बैरियर्स होते हैं, कुछ सिस्टमिक इनइक्वालिटीज होती हैं, व्यवस्थागत असमानताएं हैं, जिन्हें आप व्यक्तिगत मेहनत से दूर नहीं कर सकते। और ऐसे में जब आप केवल महिमा मंडन करते हैं व्यक्तिगत कहानियों का, व्यक्तिगत सफलता की कहानियों का, जिनसे कि यह बायस आता है, तब आप समाज द्वारा, कलेक्टिवली, परिवार द्वारा या अन्य समूहों द्वारा इन सिस्टमिक बैरियर, व्यवस्थागत जो असमानताएं, विषमताएं हैं, इन्हें दूर करने के प्रयासों को भी धक्का देते हैं। क्योंकि फिर इन बच्चों को बताया जाता है कि अरे देखो, अमुक व्यक्ति तो सफल हुआ था ना चक्कियां चला चला के, तुम क्यों गरीबी का रोना बार बार रो रहे हो? विदाउट रियलाइजिंग कि ये एक सफलता की कहानी या ऐसी चंद सफलता की कहानियां व्यवस्थागत कमियों का स्थानापन्न नहीं है। ये जो सिस्टमिक बैरियर्स हैं, इन्हें दूर नहीं करती। एक अन्य इससे जो परेशानी खड़ी होती है वह इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। क्योंकि जब आप इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज को, चाहे वे सक्सेस स्टोरी मार्जिनलाइज सेक्शन से भी क्यों ना आती, मान लीजिए कोई दलित बच्चा मेहनत की और दूसरी व्यवस्थाएं उसके पक्ष में आई किसी वजह से और वह सफल हो गया। अब वह मान लीजिए अपनी हर कहानी में यह कहना शुरू करे कि नहीं जी, व्यक्तिगत तौर पर आप मेहनत करोगे तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो क्या होगा? तब यह होगा कि वे बच्चे जो कि व्यवस्थागत वजहों से सफल नहीं हो रहे होंगे, वह स्वयं को दोष देने लगेंगे। हमारे देश में ये लगातार हुआ। हम जानते थे कि सफल होने वाले लोगों के पीछे उनकी सामाजिक, उनकी जाति, उनकी राजनीतिक दूसरी स्थितियां हमेशा काम कर रही थी। लेकिन ऐसे पिछड़े वर्ग से, ऐसे दबे हुए दलित वर्ग से, वंचित वर्ग से किसी एक व्यक्ति की कहानी को हाईलाइट करके हम लोगों ने लगातार पूरे के पूरे समुदाय के बारे में ये राय बनाई कि बाकी लोग शायद कामचोर हैं, मेहनत नहीं करते, इसलिए वो सफल नहीं हुए। वरना देखो, अंबेडकर तो हुए सफल। क्योंकि अंबेडकर का खुद का दर्शन ये समझाता है कि इसको इस तरीके से व्याख्यायित नहीं करना है। ये जो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर्वाइवल बायस अंततः रीइंफोर्स करता है स्टीरियोटाइप्स को। व्यवस्थागत या सामूहिक कमियों को नजरअंदाज करके व्यक्तिगत प्रयासों मात्र को हाईलाइट करना, यह एक बड़ी समस्या है हमारे समाज की वर्तमान। अब सवाल होता है कि हम करें क्या किया जाना चाहिए ऐसे में? एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं। सबसे पहले तो अपने विश्लेषण का दायरा बढ़ाइए। इस बात को पहचानना शुरू कीजिए कि प्राथमिक बाधा आपका आलस्य मात्र नहीं है।
किसी भी व्यक्ति का। हमें ऐसी इंक्लूसिव नीतियों की वकालत करनी पड़ेगी। हमें सिस्टमिक बैरियर्स की पहचान करनी पड़ेगी और ज्यादा इंक्लूसिव नैरेटिव की जरूरत पड़ेगी। ये सारा का सारा वीडियो उस नैरेटिव के बारे में आपसे बात करने के लिए। जब आप निजी कहानियों को सफलता के नैरेटिव की तरह अलग अलग माध्यमों से प्रचारित प्रसारित करते हैं, चाहे वो किसी टॉपर की कहानी हो, चाहे वो किसी स्टार्टअप में सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से इंडिविजुअल तौर पर सफल हुए व्यक्ति की कहानी हो, तब आप दरअसल क्या कर रहे हैं? आप एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं और ये नैरेटिव ये कहता है कि सफलता एक निजी उद्यम है। सच्चाई ये है कि कोई सफलता निजी उद्यम नहीं है, बावजूद इसके कि आपके पास ऐसे कुछ निजी सफलताओं की चंद कहानियां हों भी, क्योंकि ये कहानियां सर्वाइवर बायस से ग्रस्त हैं। इसलिए वे लोग जो सफल नहीं हुए उनकी जानबूझकर उपेक्षा करती है। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन के दूसरे व्यक्ति जिसको असफलता हाथ लगी, उसको सैंपल में शामिल करने की बजाय केवल वह व्यक्ति जो सफल हुआ उसे सैंपल में शामिल कर लेती। ये ठीक ऐसे है जैसे कि गांव की कोई किसी बहू का बार बार उदाहरण दिया जाए कि देखिए कितनी अच्छी बहू है, पर्दा भी करती है, घूंघट भी करती है, झुक झुक कर पांव भी छूती है, और उसके बावजूद पढ़ी लिखी है, और देखो एक अच्छी डॉक्टर है, एक अच्छी शिक्षिका है। हम जानते हैं कि ये जो शुरुआती प्रैक्टिसेस बताई, इनकी वजह से हजारों दूसरी गांव की महिलाएं त्रस्त हैं, परेशान हैं, और एक स्त्री का उदाहरण देकर हम उन तमाम लोगों के कष्ट को और उनकी चिंताओं को, उनकी वास्तविक समस्याओं को नकार नहीं सकते। इसलिए जब आप उस नैरेटिव पर विचार करते हैं जो चारों तरफ चल रहा है, तब आपको विशेष तौर पर देखना है कि वो सिलेक्शन बायस या सर्वाइवर बायस से ग्रस्त तो नहीं है। यदि है तो अपने नैरेटिव को तत्काल बदलिए, एक इंक्लूसिव नैरेटिव को सामने रखिए। किसी एका दुक्का व्यक्ति की जो बहुत पिछड़ा है, बहुत गरीब है, किसी वंचित समुदाय से आता है, उसकी सफलता को उसी के समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना बंद किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप एक इंक्लूसिव समाज बनाएंगे और व्यक्तिगत तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद है। केवल चंद सफलताओं के आधार पर अपनी रणनीतियां मत बनाइए। अपनी रणनीति बनाने में एक संतुलित सैंपल से उदाहरणों को लीजिए, उनके अनुभवों से सीखिए, तभी आपकी रणनीति ज्यादा संतुलित बनेगी।